हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड कैसे हम कर सकते हैं इन्हें कंजर्व। तो चलो फिर इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता क्या है? तो फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया विच इज कवर्ड चीफली विद ट्रीज एंड अंडरग्रोथ। यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया जो मेनली किन से कवर्ड है, ट्रीज से कवर्ड है, और साथ में उनके अंदर बहुत अलग अलग टाइप का वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है, एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी को कंबाइंड वे में कहते हैं हम फॉरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली फॉरेस्ट क्या हुआ, इट इज अ वेरी बिग एरिया विच इज चीफली कवर्ड विद ट्रीज। मोस्टली आपको वहाँ पर पेड़ ही देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट आर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम कंसिस्टिंग ट्रीज, जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स यानी कि वो पेड़ जो कि दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़कर ग्रो करते हैं। देन वी हैव ग्रासेस, बहुत ही अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स, बर्ड्स एंड साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितने अलग अलग तरह के प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ हमें फॉरेस्ट में मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चीज क्या मिलेगी? प्लांट्स मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे। नाउ फॉरेस्ट सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि फॉरेस्ट में हमें बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट है वो डिवाइडेड होता है डिफरेंट लेयर्स में या फिर डिफरेंट स्ट्रेटा में। हम सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लेयर के बारे में जानेंगे और फिर हम धीरे धीरे करके सबसे बॉटम वाली लेयर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमारी जो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं कैनोपी। इट इज द अपर मोस्ट लेयर एंड इट इज फॉर्म्ड बाय क्राउन्स ऑफ टॉल ट्रीज। जो सबसे लंबे लंबे जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, वो एक तरह से क्राउन जैसा बना लेते हैं और इसी को कहा जाता है कैनोपी, यानी कि सबसे अपर मोस्ट लेयर। इसके बाद वी हैव अंडरस्टोरी। इट इज द लेयर बिलो कैनोपी। कैनोपी के नीचे वाली लेयर को बोला जाता है अंडरस्टोरी, और इसमें वो सारे ट्रीज होते हैं जो कि टॉल ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं। इस वजह से ये कैनोपी की हाइट तक नहीं पहुंचते और ये आते हैं हमारे अंडरस्टोरी वाली लेयर। दे इंक्लूड स्मॉलर ट्रीज। ठीक है, अब हमने कैनोपी देख ली, उसके बाद हो गया अंडरस्टोरी, उसके बाद होंगे हमारे श्रब विच इज कॉल्ड द श्रब लेयर। इट कंटेन्स श्रब्स एंड स्मॉल बुशेस। तो इस लेयर में हमें श्रब्स देखने को मिलेंगे और छोटी छोटी बुशेस देखने को मिलेंगी। श्रब्स भी छोटे ही पेड़ होते हैं, बट जो इनकी स्टेम होती है वो होती है वुडी। ठीक है, और जो हर्ब्स होते हैं दूसरी तरह के पेड़, उनकी जो स्टेम होती है वो वुडी नहीं होती, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो पहले हमें मिलेगी श्रब वाली लेयर, उसके बाद आएगी हमारी हर्ब वाली लेयर। हर्ब यानी कि वही प्लांट जिनकी जो स्टेम होती है वो वुडी नहीं होती, वो होगी ग्रीन कलर। These includes grasses, घासें यहाँ पे आपको मिलेंगी और साथ में मिलेंगे herbaceous plant which are नॉन वुडी। जो स्टेम होगी वो भी उनकी नॉन वुडी रहेगी। ठीक है, तो अब हमने देख ली कैनोपी सबसे ऊपर, उसके बाद थी अंडरस्टोरी, उसके बाद आ गई श्रब लेयर, उसके बाद आ गई हर्ब लेयर, और अब है हमारी सबसे लास्ट लेयर विच इज कॉल्ड द फॉरेस्ट फ्लोर। इसमें क्या होता है, ये है हमारी सबसे बॉटम वाली लेयर। यहाँ पर आपको मिलेंगे डिकम्पोज प्लांट्स, लीव्स, ट्विग्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लोअर मोस्ट लेयर। तो हमने देख ली सारी ही लेयर्स, सबसे टॉप मोस्ट कैनोपी एंड सबसे बॉटम वाली फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, तो इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं दो तरह के कंपोनेंट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को हम कहते हैं एबायोटिक, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मिनरल्स। वहीं जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक। और लिविंग कंपोनेंट्स आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स एंड देन कम्स डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसमें आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स जो कि सनलाइट की मदद से थ्रू फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाते हैं। अब प्रोड्यूसर्स खाना बन गया, अब आएंगे कंज्यूमर्स जो इसे कंज्यूम करेंगे। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली वो पेड़ों को खाते हैं, उनकी लीव्स को खाते हैं। इनको कहा जाता है हर्बीवोर्स विच आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि हो गए हमारे डियर, गोट, शीप। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट नहीं खाते, वो एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। तो यानी कि जो वो एनिमल्स हो गए जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, हु आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उनको हम कहेंगे कार्निवोर्स, जैसे कि वी हैव टाइगर, वी हैव लायन, वी हैव लेपर्ड्स। ठीक, नंबर 3 है हमारे ओमनिवोर्स। अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो ये वो होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और जो एनिमल्स भी खा लेते हैं, यानी कि लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस में आपको वेजिटेरियन भी मिलेंगे और नॉन वेजिटेरियन भी मिलेंगे। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो वेज भी खाएंगे और नॉन वेज भी खाएंगे, तो ये लोग हो गए ओमनिवोर्स। ठीक है, इसी तरह भी है बियर। तो ये हमने देख लिया कंज्यूमर्स में तीन कैटेगरी। सबसे पहले देखिए हर्बीवोर, उसके बाद देखिए कार्निवोर एंड लास्ट में वी हैव स्टडीड अबाउट ओमनिवोर। अब हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड कैटेगरी विच इज डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे फंगाई एंड बैक्टीरिया, और ये क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, और उनको ब्रेक करके जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये वापस वो सॉइल में रिलीज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल थी जो प्लांट से शुरू हुई थी, जिन्होंने सबसे पहले खाना बनाया था, वापस घूमकर न्यूट्रिएंट उन तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि जब ये सॉइल में जाएगा तो उसके बाद जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ये उसे ब्रेक डाउन करते हैं एंड दे रिलीज द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और उसमें फर्स्ट है इट मेंटेन्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। अब देखो प्लांट्स क्या करते हैं, द फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, और उस टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। तो इस तरह क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की साइकिल है ये बैलेंस रहती है। अगर प्लांट्स कम हो गए तो ये साइकिल इम्बैलेंस हो जाएगी और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन भी कम होगी, सो इससे क्लाइमेटिक चेंज भी होंगे, तो बहुत अलग अलग चीजें होंगी। इसीलिए प्लांट्स और ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये जो बैलेंस है ये इसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि ये सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं? तो जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड कर लेती हैं, उसे अपने साथ पकड़ लेती हैं, उसे होल्ड करके रखती हैं, और इससे जब भी कभी बारिश आती है या पानी का फ्लो ज्यादा होता है तो भी सॉइल वहां से वॉश ऑफ नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट दे मेंटेन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे मेंटेन करते हैं? तो देखो, फॉरेस्ट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रेनफॉल। अब इसको आप ऐसे समझो कि जो फॉरेस्ट में हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ों में होती है लीव्स, लीव्स में होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पोर्स जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। तो इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है कि वाटर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन रेनफॉल, क्योंकि यहाँ से भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह दे हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल। द नेक्स्ट वी हैव इज कंट्रोल क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड ह्यूमिडिटी एंड दे रिड्यूस टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। जहाँ भी पेड़ लगे होते हैं आपने देखा होगा कि वो एरिया कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, तो जब ये बहुत ज्यादा होंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो भी कंट्रोल में रहेगा। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज ग्राउंड वाटर। अब इसमें क्या होता है कि जब भी बारिश पड़ती है तो प्लांट है, उनकी रूट्स हैं, तो जो सॉइल है वो एक ही जगह रुकी रहती है, वो उसे पकड़ के रखते हैं, उसे होल्ड करके रखते हैं। अब जब बारिश होती है तो प्लांट और इतने सारे रूट्स की वजह से जो फ्लो होता है वाटर का, वो स्लो डाउन हो जाता है, और इससे टाइम मिल जाता है उस वाटर को पेनिट्रेट करने का सॉइल में। जब वाटर पेनिट्रेट करेगा तो ऑब्वियसली जो ग्राउंड वाटर है वो इंक्रीज होगा, उसका लेवल बढ़ेगा। सो फॉरेस्ट फ्लो एब्जॉर्ब्स रेन वाटर एंड हेल्प रिचार्ज ग्राउंड वाटर। ठीक है। तो ये हमने देख लिया कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, फ्यूल वुड मिलता है, फॉडर मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं अलग अलग, रेजिन्स, गम्स, हनी, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, और इन सबकी ही इकोनॉमिकल वैल्यू है। इन सबको ही आप सेल करके मनी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा लकड़ियां मिलती हैं जिससे फर्नीचर बनता है आगे जाके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट में जाके काम करते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर लाइवलीहुड। वहां से वो चीजें लेते हैं, उन्हें जाके वो सेल करते हैं, देन दे गेट मनी। साथ में फॉर ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज ऑल्सो, जो ट्राइबल्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज हैं, उनके लिए भी ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देख लिया इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। अब हम आज डिस्कस करेंगे हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अलग अलग वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, ये सबसे ज्यादा कहाँ है? फॉरेस्ट में ही है। तो दे आर होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड बर्ड स्पीशीज, जैसा कि मैंने बताया, एंड दे एंश्योर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, काफी स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही है, बिकॉज उनके पास रहने के लिए जो रिक्वायर्ड उनका हैबिटेट है वो छिन रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है। तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज फूड चेन इन फॉरेस्ट। तो फूड चेन क्या होता है? ये एक सीक्वेंस होता है जो शो करता है कि कौन किसे खाएगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस इमेज। अब इसमें आप सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले होते हैं हमारे प्रोड्यूसर जो खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रास। ग्रास को खाएगा हमारा ग्रास हॉपर, उसको कोई माउस खा सकता है, माउस को कोई स्नेक खा सकता है, स्नेक को कोई ईगल। एंड फाइनली जब इनकी डेथ होगी, ये डिकम्पोज होंगे, तो इन्हें डिकम्पोज कौन करेंगे? फंगाई एंड बैक्टीरिया। एंड दीज न्यूट्रिएंट विल रिटर्न टू द सॉइल, और उनको यूज करके फिर से हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो ये हो गई पूरी एक फूड साइकिल, कौन किसे खा रहा है और कैसे जो न्यूट्रिएंट है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है विद डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है फूड साइकिल। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाएगा? डियर खाएगा। एंड उसके बाद जब डियर है उसे कभी ना कभी टाइगर या लायन कोई ना कोई हंट कर लेंगे और वो उसे खा जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? जब इनकी डेथ होगी तो ये डिकम्पोज होंगे एंड दिस न्यूट्रिएंट विल गेट रिलीज इनटू द सॉइल अगेन, एंड देन प्लांट्स विल यूज देम अगेन। तो ये क्या हो गई? एक साइकिल हो गई पूरी, जो हमें बता रही है कि हु विल ईट हूम। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है फूड साइकिल। डिकम्पोजेस, ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड विच हेल्प्स प्लांट टू रीग्रो अगेन। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, इसी को पूरी को कहा जाता है फूड साइकिल। न्यूट्रिशन कहाँ से ट्रेवल होकर वापस कैसे उसी तक आ गया। ठीक। नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ फॉरेस्ट एंड मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर। जो फॉरेस्ट है वो हमारे नेचर में एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो देखो, फॉरेस्ट डायनामिक होते हैं और यहाँ पर हर चीज इंटरलिंक्ड है। अगर कोई भी चीज इफेक्ट होगी तो उससे दूसरी इफेक्ट होगी, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड। लॉस ऑफ वन कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल किसी स्पीशी का लॉस, किसी पर्टिकुलर ट्री का लॉस विल अफेक्ट द एंटायर सिस्टम। अगर एक ऑर्गेनिज्म का लॉस होता है तो भी पूरा सिस्टम अफेक्ट होगा, अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट का लॉस होगा तो भी पूरा सिस्टम अफेक्ट होगा, बिकॉज सारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मूविंग फॉरवर्ड, जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो जो हमारा नेचर है उसमें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा? इससे होगा ग्लोबल वार्मिंग, ओवरऑल हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का। नेक्स्ट वी हैव सॉइल इरोजन। जब प्लांट्स नहीं होंगे, रूट सॉइल को होल्ड नहीं करेंगे, तो जब भी बारिश होगी या फ्लो ऑफ वाटर होगा, सॉइल वहां से इरोड कर जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, और इससे क्या होगा? इससे होगा डेजर्टिफिकेशन। एंड नेक्स्ट, इट विल ऑल्सो रिड्यूस रेनफॉल। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन कम होगा, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम होगा, तो रेनफॉल कम होगी। जब रेनफॉल कम होगी तो बनेगी ड्रॉट लाइक सिचुएशन, सूखा पड़ने लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड सबसे सीरियस थ्रेट विच इज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का काटा जाना। ठीक है। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर के लिए और लैंड चाहिए, लॉगिंग यानी कि जो उनके लॉग्स होते हैं पेड़ों के, उनके लिए, ताकि उनको आगे सेल कर सके, उन्हें यूज कर सके फॉर वेरियस पर्पसेस, एंड फॉर माइनिंग। तो इन सारी ही चीजों के लिए जो फॉरेस्ट है उनको कट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या है? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हैबिटेट लॉस होगा, क्योंकि जो एनिमल्स वहां रहते हैं उनसे उनका हैबिटेट छीन लिया जाएगा। साथ में क्लाइमेट चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, रेनफॉल कम होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट होंगे, एंड साथ में सॉइल इरोजन होगा एंड फ्लड जैसी सिचुएशन भी बनेगी। तो ये सारी ही चीजें होंगी अगर ये डिफॉरेस्टेशन हम कंट्रोल नहीं करेंगे। काफी जगहों पर काफी सारी चीजें इनमें से हैं जो कि अभी भी हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, राइट।
कि ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हम कैसे इन फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले भी है वेफोरेस्टेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, प्लांट न्यू ट्रीज। जहां जगह है, खाली जगह पड़ी है, वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। साथ में रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी कि अगर कोई फॉरेस्ट है वो कट गया, वहां पर डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो अब उसे दोबारा हमें फॉरेस्ट की तरह ही उसे ग्रो करना चाहिए, वहां पर पेड़ लगाने चाहिए ताकि वो जो फॉरेस्ट है वो दोबारा रीजनरेट हो जाए। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड कैंपेन्स। तो एजुकेशन के थ्रू बच्चों को अवेयर करना चाहिए अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कैसे उन्हें कंजर्व करें। इसी तरह जो लोग हैं, जो लोकल पीपल है, उन तक भी वेरियस कैंपेन के थ्रू ये मैसेज पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो इन पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, उनको इन कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए बिकॉज दे नो द बेस्ट। तो वो बहुत बढ़िया से हेल्प कर सकते हैं इस चीज में। इसके बाद लॉज एंड पॉलिसीज टू प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो लोग इलीगली फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, कहीं पर इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस पर लॉज आनी चाहिए, पॉलिसीज आनी चाहिए और इन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर वो इलीगली ये काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाएंगे। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द की टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट टर्म, कैनोपी। कैनोपी का मतलब क्या था? ये थी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट व्हिच वाज फॉर्म्ड ड्यू टू टॉल ट्रीज। तो एक क्राउन जैसा जो फॉर्म हो गया था टॉल ट्रीज की वजह से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में, उसी को हम कहते हैं कैनोपी। इसके बाद डिकम्पोजर्स कौन थे? ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को और जो न्यूट्रिएंट है उसको वापस सॉइल में रिलीज कर देते हैं। देन वी हैव हर्बीवोर्स, वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, दे फीड ऑन प्लांट्स। नेक्स्ट वी हैव दिस कार्निवोर। तो कार्निवोर कौन होगा? ये वो एनिमल्स हो गए जो दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं। एंड ओमनिवोर्स वो हो गए जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर फीड करते हैं। देन फूड चेन क्या थी? ये एक सीक्वेंस था जो कि शो करता है कि हु विल ईट होम इन एन इकोसिस्टम। प्लांट्स को गोट खाएंगे, गोट को टाइगर्स, तो हाउ विल द न्यूट्रिएंट गेट ट्रांसफर, कैसे ये साइकिल चलेगी, इसी को कहा जाता है फूड साइकिल। एंड लास्ट इज फोटोसिंथेसिस। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स, वो अपना खाना बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, और इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव चैप्टर था। अच्छे से पढ़ना, कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।